अब हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम लोग फोटोन के बारे में पढ़ेंगे। फोटोन के ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जिन पे बार बार क्वेश्चंस ये लोग पूछते हैं और हम उसके जो बेसिक फॉर्मूले वो भूल जाया करते हैं, तो हम लोग इनको पढ़ेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर में। इसमें कोई मेटल सरफेस पर लाइट गिरती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। डी ब्रोगली के बारे में पढ़ेंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ हम लोग देखेंगे क्या होता है, और उसके बाद हम लोग लास्ट में डिवीजन जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देखो फोटोन्स क्या होते हैं। फोटोन्स एनर्जी पैकेट्स होते हैं, है ना। हम लोग ये मानते हैं कि जो लाइट है या और कुछ भी जो रेडिएशन है वो फोटोन से मिलकर बना होता है ना। और कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं कि लाइट या रेडिएशन एनर्जी पैकेट से मिलकर बनी होती है और उनको हम फोटोन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो फोटोन्स है वो लाइट के क्वांटा है, ठीक। अब एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एक फोटोन की एनर्जी होती है एच न्यू के इक्वल। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं E इक्वल टू एच न्यू, E इक्वल टू एच न्यू, ये वाला फॉर्मूला, ये दरअसल एक फोटोन की एनर्जी को शो कर रहा होता है। कभी कभी इसी को हम लोग एनर्जी ऑफ रेडिएशन या एनर्जी ऑफ लाइट बोल दिया करते हैं, ठीक है। अब जो लाइट होती है वो तो बहुत सारे फोटोन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो हम लोगों को जब क्वेश्चन में एनर्जी ऑफ लाइट दिया हुआ होता है तो हम लोग जनरली ये फॉर्मूला यूज करेंगे, E इक्वल टू एन एच न्यू, ठीक है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ फोटोन्स इन द लाइट और नंबर ऑफ फोटोन्स इन द रेडिएशन, ठीक है। लेकिन एन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है तो हम लोग एन को क्या मान लेंगे? 1, और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। तो हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि लाइट के लिए या रेडिएशन के लिए टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, एन नहीं दे रखा है तो एन को 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले पे आते हैं, E इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होता है भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है। अब लाइट की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है, C इक्वल टू न्यू लेमडा। ये कभी भी नहीं भूलना, ये कई सारे चैप्टर्स में काम आने वाला है, ठीक है। तो यहां से हम लोग जब न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो लेमडा इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू इज इक्वल टू आएगा C अपॉन लेमडा। ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसी की जैसे एक और फॉर्मूला बन जाता है, E इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। ये दोनों फॉर्मूले काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और ये बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और लेमडा में एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। एक को बढ़ाओगे तो दूसरा कम हो जाएगा, तो हम लोग को ये रिलेशन यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक। लेमडा बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, लेमडा कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। जब हम लोगों को लेमडा मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछेगा तो क्वेश्चन को एक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर करेंगे और उसको दूसरे पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद एनर्जी, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसलिए, ठीक है। अब ये जो फोटोन होता है, फोटोन का रेस्ट मास 0 माना जाता है, ठीक है। लेकिन फोटोन तो चल रहा है लाइट में, ठीक है। तो फोटोन जब चल रहा होता है तब उसका मास होता है m इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक। जो भी फोटोन है, रेडिएशन है, उसका मोमेंटम होता है P इक्वल टू E डिवाइडेड बाई C। E मीन्स होता है उस लाइट की या रेडिएशन की टोटल एनर्जी और C मीन्स वही स्पीड ऑफ लाइट। तो ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम मतलब क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्योंकि रेडिएशन की यूज कर रहे हैं, लाइट की यूज कर रहे हैं, तो हम लोग v की जगह पर यहाँ पर c लिख रहे हैं, तो m इंटू सी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी। c को इसके नीचे ले आओ तो मास कितना आएगा? m इक्वल टू ई डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। और ये e क्या है? एच न्यू। ये तो था ना रेडिएशन के लिए, है ना। हम लोगों ने यहाँ पे इसके फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स कितने माने? 1 माना है, तो m इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये एक फोटोन के मास के लिए है, ठीक है, जब वो फोटोन चल रहा होता है। अब h की वैल्यू याद रहती है हम लोगों को 6.6 इंटू 10 टू द माइनस 34 और c बिल्कुल याद रहता है 3 इंटू 10 टू द 8। अब ये जो E इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा हम लोग काम में लेते हैं, इसमें हम लोगों को इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से समझनी है कि जो हम लोग h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द माइनस 34 और c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द 8 रखते हैं और लेमडा की वैल्यू मीटर में रख रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आता है एनर्जी का आंसर, ये जूल में आता है, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शंस में जूल में आंसर लिखे हैं तब तो ठीक है, यही करेंगे। और नहीं लिखे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है, तो इस जे के अंदर हम लोग को 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 से डिवाइड करना होता है, तब हमारा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है तो हमारे पास में ई के 2 मेथड है। एक तो ये फॉर्मूला काम में ले लो,
जूल में आंसर निकालो, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दो और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, याद करो। नहीं तो दूसरा मेथड ये है, E इक्वल टू 12/400 अपॉन लैम्डा, ये वाला फॉर्मूला काम में ले लो। इसमें एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है और ये जो लैम्डा है ये अब मीटर में नहीं रखा जाता, किस में रखा जाता है, एंगस्ट्रॉम में। और ये जो वैल्यू होती है 12/400, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रो वोल्ट में जो आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा। तो हम लोगों को ऑप्शन में ये मिल रहा होता है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा होता है तो 12,375 हम लोगों को याद रखना पड़ता है। वैसे मैं इसको सजेस्ट करूंगा 12,375 याद रखना चाहिए। टाइम है तो इससे कैलकुलेशन करो, क्योंकि इससे जो आंसर आएगा वो सही आएगा। और नहीं टाइम है तो हम लोग 12,400 पे जाएंगे, है ना। कई बार हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए 12,400 पे चले आते हैं और आंसर में ऑप्शन में हम लोगों को इसके कारण से भी आंसर मिल रहा होता है और इसके कारण से भी आंसर मिल रहा होता है। तो हम लोगों को इसी पर टिक करना पड़ेगा क्योंकि ये ज्यादा करेक्ट है। तो हम लोग इस फॉर्मूले को याद करेंगे, E इक्वल टू 12,375 अपॉन लेमडा, न कि 12,400 अपॉन लेमडा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अब देखो हम लोग एक वर्ड बार बार पढ़ेंगे, हर जगह पढ़ते हैं लाइट के रेफरेंस में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का के दो मीनिंग होते हैं, है ना। एक तो रिफ्लेक्शन, जब हम लोग इसको वाले चैप्टर में पढ़ रहे होते हैं तब हम लोग वहां पे लाइट की चमक से इसका मतलब लेते हैं कि कितनी चमकदार लाइट। यहाँ पर इसका मतलब कुछ और है। इस चैप्टर में हम लोग इसका मतलब ये लेते हैं कि कितने फोटोन्स, लाइट के कितने फोटोन्स पर सेकेंड कोई मेटल पर कोलाइड हो रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक अपने पास माउजर गन है और एक मान लो अपने पास AK-47 है। ठीक है, तो माउजर गन में आपसे हम लोग मान लो कोई टारगेट को स्ट्राइक करेंगे तो जितनी उसकी स्पीड है उतनी हिसाब से हम लोग उसको टारगेट कर पाएंगे। लेकिन AK-47 है तो एक साथ बहुत सारी गोलियां उसमें से निकलेंगी। तो हम लोग ये बोलेंगे कि जो AK-47 है उसमें निकल पाएंगे तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, और जो माउजर गन है या नॉर्मल पिस्टल है उससे कम गोली निकलेंगी, तो हम लोग बोलेंगे कि उसकी इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी का मीनिंग ये है हमारे इस चैप्टर में। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। इंटेंसिटी का सीधा सा मीनिंग ये कि पर सेकेंड कितने फोटोन मेटल सरफेस पर कोलाइड कर रहे हैं। आई बात समझ में। अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे दिए हुए होते हैं, वो दरअसल पॉइंट सोर्स के लिए होते हैं कि हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स है और उससे कोई रेडिएशन निकल रहा है या कोई लाइट निकल रही है। तो जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर या I प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर। तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो जो भी सोर्स है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इस पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो अपने पास में जैसे मैंने गन का एग्जांपल दिया है ना, एनर्जी ऑफ ए फोटोन डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना। क्योंकि फोटोन की एनर्जी या फिर बोल दो फोटोन का मोमेंटम वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी का तो सीधा सा मीनिंग है कि ज्यादा फोटोन पास हो रहे हैं, ज्यादा फोटोन कोलाइड कर रहे हैं, है ना। उसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि बुलेट के अंदर या गोली में ज्यादा एनर्जी आ गई। वो तो जो AK-47 ने एनर्जी प्रोवाइड की है वो है, और जो पिस्टल ने प्रोवाइड की है वो है। ठीक है, इंटेंसिटी का सीधा सा मतलब ये होता है कि कितने फोटोन्स कोलाइड कर रहे हैं। एनर्जी और मोमेंटम से इसका कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब देखो कुछ और पॉइंट्स भी हैं। फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, फोटोन्स पर कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए जब कोई क्वेश्चन पूछता है कि फोटोन्स और लाइट इज पास्ड थ्रू सम इलेक्ट्रिक फील्ड और सम मैग्नेटिक फील्ड, है ना, दैट फोटोन इज टोटली नॉट अफेक्टेड बाय एनी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एनी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे, हम लोग जानते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो वहां पर ये ध्यान रखना है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है। ऐसा नहीं कि एक फोटोन आया और कैरम बोर्ड के स्ट्राइकर की जैसे वो दो गोटियों से टकरा गया, ऐसा नहीं है। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा और वो अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, इट गिव्स ऑल ऑफ इट्स एनर्जी टू दैट इलेक्ट्रॉन। ये काफी काम का पॉइंट है हमारे लिए। ठीक, अब जब फोटोन को इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है तो उसकी एनर्जी और मोमेंटम, है ना, वो टोटल सब कंजर्व हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो कोलिजन होता है ये अब इलास्टिक कोलिजन होता है ना। तो जो फोटोन्स हैं जो कोलाइड कर रहे हैं, है ना, उनके नंबर चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक, जब उनके नंबर चेंज होते हैं, मान लो वो एब्जॉर्ब हो गया, तो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो एक नया फोटोन बन जाएगा, है ना। इस पे पूछा था क्वेश्चन, कुछ नहीं पूछे हुए इस वाली बात पर, उस वाली बात पर हम लोगों को क्वेश्चन पूछे हुए। अच्छा, अब एक जनरल टर्म है पावर, है ना। पावर इज इक्वल टू होता है एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, है ना। ये हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में कैसे काम में ले रहे हैं देखते हैं। पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम, तो P इक्वल टू हो गया E डिवाइडेड बाई T।
ई इक्वल टू क्या होता है, एन एच न्यू, ठीक है, लिख दिया, और न्यू की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एन एच सी अपॉन लेमडा इंटू टी। इसमें हम लोगों को एन अपॉन टी के बारे में पूछ रहा होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा होता है। तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा तो हम लोग इसको काम में लेंगे और यहाँ से एन अपॉन टी निकाल लेंगे, एच और न्यू को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और एच न्यू क्या है, एक फोटोन की एनर्जी, बिल्कुल ध्यान रखना है, एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और ये एन एच न्यू क्या हो गया, पूरे रेडिएशन या पूरे लाइट की एनर्जी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर अपन को नंबर ऑफ फोटोन्स इमीडिएट पर सेकंड निकालना है, तो एस सी और एस सी को इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, लेमडा को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व कर लो, ठीक है। पावर किस में दी हुई होगी, पावर वाट में दे रखी होगी या फिर जूल पर सेकंड में दे रखी होगी, ठीक है, जूल पर सेकंड में भी दे रखी हो सकती है। अब देखो मेटल में क्या होता है, मेटल का मान लो ये कोई पीस है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। हम लोग इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनमें कुछ एनर्जी है ना, और ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल से बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी है वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इस मेटल में से बाहर निकल पाए। ये बात समझ में आ रही है ना। होता क्या है कि जिन एटम में से इलेक्ट्रॉन्स डिटेच होते हैं, एक्चुअली डिटेच नहीं हो रहे पर हम लोग मान लेते हैं कि डिटेच होते हैं, तो वहां पर पॉजिटिव आयन आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव आयन है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखता है, इनको बाहर नहीं निकलने देता है, ये इसका मतलब है, ठीक है। तो हम लोग को इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल में से बाहर निकालने की जरूरत है किसी कारण से, और हम लोग अभी इन इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से बाहर निकालना चाहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल्स, ठीक है। अब अपने पास बहुत सी तरह के मेटल्स हैं, ठीक है। तो कुछ मेटल में से तो इन इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है और कुछ मेटल में से इन इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब थोड़ी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास में एक टर्म आती है यहाँ पर जो मेटल से रिलेटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम लोग फाई जीरो से लिखते हैं या डब्ल्यू जीरो से लिखते हैं। ये क्या होता है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को मेटल में से जस्ट निकालने के लिए रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी होता है। क्या होता है, रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी, है ना। बस इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाए, कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने के बाद में चले भी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलने चाहिए। सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ध्यान रखेंगे, है ना। वर्क फंक्शन खाली ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जस्ट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ठीक है। चला है नहीं चला इसके बारे में नहीं बताता है, ध्यान रखेंगे हम लोग। अब ये जो वर्क फंक्शन होता है ये किस पर डिपेंड करता है, ये मेटल पर डिपेंड करता है, और मेटल की सरफेस पर जो इम्प्योरिटी है उस पर भी ये डिपेंड करता है। कहीं ऑप्शन में हमारे पास मेटल और इम्प्योरिटी दोनों दे रखी है तो हम लोग मेटल को प्रायोरिटी देंगे, है ना। हर मेटल के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास में बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से ये तीन नाम हम लोगों को ध्यान रखने हैं। एक नाम है थर्मोनिक इमिशन। थर्मोनिक इमिशन में क्या हो रहा होता है कि हम लोग मेटल को गर्म करते हैं, है ना। मतलब हम लोग उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है और ये इसमें से बाहर निकलते हैं, इसको हम लोग थर्मोनिक इमिशन कहते हैं। दूसरा है फील्ड इफेक्ट इमिशन। फील्ड इफेक्ट इमिशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग इस मेटल पीस को किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, या पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इलेक्ट्रॉन इसमें से पुल होकर बाहर निकल जाते हैं, एक ये तरीका, ठीक है। तीसरा जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है कि अपने पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है, या मेटल है, इस पर हम लोग कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं, है ना, और उस लाइट के कारण से इसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये जो फिनोमिना है इसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होते हैं उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। अंदर है तो उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं कहेंगे, जो बाहर निकला उसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ लाइट जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये लाइट के कौन से नेचर को शो कर रहा है, ये लाइट के पार्टिकल नेचर को या क्वांटम नेचर को शो कर रहा है, ठीक है। वेव नेचर के लिए कौन सा चैप्टर था भाई, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, याद है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टर्म हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको हम लोग म्यू जीरो से लिखते हैं। ये क्या होता है कि इससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट, देखो E इक्वल टू क्या था, याद करो, E इक्वल टू था एच न्यू, है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी रिलेटेड है ना।
यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे थे, कोई भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन आउट टू द मेटल सरफेस। तो उसी के कोरोस्पोंडिंग यहाँ पर है कि इस एनर्जी के कोरोस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, उससे कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट हम लोग यूज करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि बिलो न्यू जीरो मीन्स दिस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये और ये इंटरकनेक्टेड है भाई। हम लोग ये जो लिखा करते हैं फाई जीरो इज इक्वल टू एच न्यू जीरो की तरह से लिखा करते हैं, या फिर हम लोग डब्ल्यू जीरो इज इक्वल टू एच न्यू जीरो लिखा करते हैं। ये एक ही चीज है, ये एक ही कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस नाम अलग अलग है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि नो मैटर हाउ इंटेंस द लाइट इज। ठीक है, इंटेंसिटी का मतलब मैंने बताया था कि कितने फोटॉन्स कोलाइड कर रहे हैं, ये बताया था इंटेंसिटी का मतलब। इंटेंसिटी का मतलब ये नहीं होता है, इंटेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं होता है कि फोटोन की एनर्जी बढ़ गई। तो इसका मतलब है, जैसे मान लो अपने पास कोई मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस, इसमें से हम लोगों को कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। इसको बाहर निकालने के लिए हम लोगों को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत है। ठीक है ना, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की जरूरत होने का मतलब है कि जो इजीली पॉसिबल इलेक्ट्रॉन है वो निकलेगा और बाहर आके रुक जाएगा, रुके नहीं चले में कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब यहाँ जब जो हम लोग लाइट इंसिडेंट करेंगे, उस लाइट की एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम से कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो भी चलेगा। आई बात समझ में? इससे कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की लाइट हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो वो लाइट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगी। ठीक है, अब ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसके कोरोस्पोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये न्यू जीरो, तो ये हो गया अपने पास में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हिसाब से एच न्यू जीरो। यहां से जो तुम न्यू जीरो निकालोगे ना, वो ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये किस पर डिपेंड कर रहा था? मेटल पर डिपेंड कर रहा था। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किस पर डिपेंड करेगा? मेटल पर डिपेंड करेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, अब हम लोग जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट देखेंगे, उसके रिजल्ट्स हम लोग देखेंगे, उसमें एक्चुअली में क्या हो रहा होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, मैंने बताया था कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई लाइट हम लोग इंसिडेंट करते हैं मेटल सरफेस पर, और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा वर्टिकल बना दिया है, और यहाँ मैं कोई लाइट को इसके ऊपर कोलाइड कर रहा हूं। तो लाइट के अंदर क्या गोलियां हैं भाई, फोटोन्स है। ठीक है, और हम लोग ये मान लेते हैं कि इसके अंदर जो एनर्जी है, मतलब जो गोलियों में एनर्जी सफिशिएंट है, मतलब इनकी जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है, या वर्क फंक्शन के बराबर भी चलेगा, लेकिन वर्क फंक्शन से कम नहीं है। ठीक है, तो जब ये फोटोन इसके अंदर आएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, तो वो इस वाले फर्स्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर सकता है, सेकंड लेयर के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर सकता है, थर्ड लेयर के इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर सकता है। इस तरीके से यहाँ कोई लेयर नहीं है, बस हम लोगों ने समझने के लिए बना लिया कि कुछ इलेक्ट्रॉन इस सरफेस के नजदीक है, कुछ दूर है, कुछ और दूर है, कुछ और दूर है। ये समझने के लिए हम लोगों ने ये बनाया है, एक्चुअली में कोई लेयर नहीं होता। ठीक है, तो मान लो ये फोटोन इस नजदीक वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन फटाफट इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने के बाद में हो सकता है चले भी, है ना। तो मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन चल के, ये वाला इलेक्ट्रॉन चल के, पहले नंबर का इलेक्ट्रॉन है, चल के यहां तक आया। ठीक है, क्योंकि इतनी एनर्जी थी बेचारे के पास, इतना चला और रुक गया। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो फोटोन है ये कोई इस वाले इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर रहा है। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को उसने अपनी एनर्जी दे दी। अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा अंदर की तरफ है ना, तो ये मान लीजिए बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर इस तरफ है। तो जब ये आएगा तो बीच में किसी और इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर सकता है। ठीक है, तो जब ये इनसे कोलाइड करेगा तो अपनी कुछ एनर्जी लूज कर सकता है। ठीक है, तो एनर्जी तो इसको और इसको दोनों को बराबर मिल रही थी, मतलब इस फोटोन ने इस इलेक्ट्रॉन को और इस इलेक्ट्रॉन को इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किया था। लेकिन इसमें तो ये जस्ट क्योंकि बिल्कुल नजदीक था इसलिए फटाफट बाहर आ गया। इसमें फटाफट बाहर आ गया का मतलब बिना एनर्जी लूज किए बाहर आया, ये मतलब है। ऐसा नहीं कि टाइम की बात कर रहे हैं ना, या कोई टाइम लेग नहीं होता। ठीक, तो हम लोग खाली ये बोल रहे हैं कि हाँ इसने हमने एनर्जी लूज नहीं की थी, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी करने से कोलाइड कर रहा है। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन मान लो बाहर आएगा तो ये इसके जितना बाहर दूर नहीं जा पाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहीं तक चला, ये सेकंड नंबर का इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये यहीं तक ही चला। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो ये फोटोन इससे नहीं टकरा कर सेकेंड लेयर के इस इलेक्ट्रॉन से टकरा था, ये थर्ड नंबर का इलेक्ट्रॉन मान लो। ठीक है, तो अब ये इसके कंपैरिजन में इसको कम कोलाइड करना पड़ेगा, मतलब ये कम एनर्जी लूज करेगा, तो ये थोड़ा ज्यादा आएगा, मान लो कि इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। ठीक है,
तो इस लाइट के कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल पा रहे हैं, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये एक लिमिटेड रेंज तक ही बाहर आ पा रहे हैं। मान लीजिए ये यहां तक बाहर आ पाते हैं, है ना, इसके बाद ये आगे जा नहीं पा रहे, है ना। तो इनको यदि मान लो इसके आगे लेके जाना है, हाँ, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इनके सामने एक इलेक्ट्रोड लगाना पड़ेगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड है वो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ पुल करेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से चलने लगेंगे और हमको मेटल सरफेस और इस इलेक्ट्रोड के बीच में कोई करंट मिलेगा जिसको हम लोग फोटो करंट कहेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग उस बात पे नहीं आ रहे, हम लोग इस बात पे जा रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी कुछ न कुछ वेलोसिटी है, उनकी कुछ न कुछ एनर्जी है, ठीक है। वो इस तरीके से बाहर निकल के एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन आए हो, आने के बाद में जस्ट यहीं पर रुक गए हो, इसके आगे चल ही नहीं पाए हो, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आ गए। तो मतलब जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी जो वेलोसिटी है बाहर निकलने वाली, किनकी? फोटो इलेक्ट्रॉन की। हम लोग लिख लेते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है, ये स्पीड है ना, वो एक रेंज में होगी, फिक्स नहीं होगी। वो किस में होगी? एक रेंज में, मतलब 0 से लेकर मैक्सिमम वाले तक, वी मैक्स, है ना। इस रेंज के अंदर कुछ न कुछ वेलोसिटी होगी, फिक्स वेलोसिटी नहीं होगी, है ना। तो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी एक रेंज में होगी, और 0 काइनेटिक एनर्जी से लेकर एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक होगी। इसी को हम लोग के ई मैक्स लिख देते हैं, या इसी को हम लोग हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर लिखा करते हैं। ये दो चीजें हम लोग आगे आइंस्टीन इक्वेशन में काम में लेंगे, तो वहां पर ये समझ जाना है कि ये हम लोग उस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए लिख रहे हैं जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है, उसके लिए लिख रहे हैं। 0 वाले के लिए तो 0 है ही, ठीक है। अब हम लोग फोटोलिटिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। देखो, इसमें एक ये ग्लास की ट्यूब होती है जो इवेक्यूएटेड है, वैक्यूम है इसके अंदर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड हैं, इसको हम लोग कैथोड कहेंगे और इसको हम लोग एनोड कहेंगे। ये कैथोड बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और एनोड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ठीक है। ये बैटरी के वोल्टेज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जब हम लोग लाइट इस पर इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं तब कैथोड और एनोड के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो सर्किट ब्रेक है, तो इस समय पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं, मतलब जिसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो इससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो उस समय पर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इन इलेक्ट्रॉनों में कुछ एनर्जी होगी। ये इलेक्ट्रॉन चलकर एनोड तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके कारण से करंट फ्लो होगा, जिसको हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखो इस फिगर में, यहाँ पर 0 वोल्टेज पर भी कुछ ना कुछ करंट आ रहा होता है। ये जो करंट आ रहा होता है ये इन इलेक्ट्रॉनों के कारण से हो रहा है जिसमें सफिशिएंट एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। अब अपने पास में कोई लाइट है जिसको हम लोग इस पे यूज कर रहे हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बता रहा हूँ, इंटेंसिटी का मतलब है मोर फोटोन्स आर कोलाइडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये मतलब है, ठीक है। और जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और उस समय पर हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू बढ़ेगी। ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ज्यादा फोटोन्स इस इलेक्ट्रोड पर कोलाइड करेंगे, तो ज्यादा फोटोन्स कोलाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा नंबर्स में बाहर निकलने के चांस बढ़ेंगे, है ना। या बाहर निकलने वाले फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी, नंबर्स बढ़ जाएंगे, तो उसके कारण से करंट ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब ग्राफ वाले गौर करना, ये जो V लिखे हुए हैं ये इस एनोड पर पोटेंशियल को लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरफ तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल है इसको हम लोग इस तरह से इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम लोग एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड में, वो ज्यादा नंबर से या ज्यादा संख्या में एनोड तक पहुंचेंगे, तो उसके कारण से करंट ज्यादा फ्लो होगा, है ना। तो इसलिए जब हम लोग एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते सेचुरेट हो आती है। सेचुरेट इसलिए हो रही है क्योंकि जो लाइट है उस लाइट ने जितने इलेक्ट्रॉन निकालने थे वो पर सेकंड निकाल रहा है, ठीक है। मतलब ये अपने पूरे जोर से काम करे लाइट। अब पूरे जोर से काम करे तो पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकलने थे वो निकल रहे हैं,
और अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इसको इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करके पर सेकंड जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे थे उतने सारे इलेक्ट्रॉन एकदम से पर सेकंड यहाँ पर पहुंच आ रहे हैं। तो उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं पा रहे, क्योंकि लाइट में जितनी पावर थी वो हम लोगों ने पूरी यूज कर ली है। तो अब सेचुरेशन आ गया है, ठीक है। तो ये वो सेचुरेशन वाली कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इफ पॉजिटिव पोटेंशियल एट एनोड इज इंक्रीज्ड, करंट इंक्रीजेस एंड देन बिकम्स सैचुरेटेड, ठीक है। दिस इज नोन एज सैचुरेशन करंट और दिस इज ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम फोटोइलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब हम लोगों को मान लो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको रोकना है। तो रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ तो इलेक्ट्रॉन पहले से पहुंच रहे थे, जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे, इसलिए हम लोगों को ये करंट मिल रहा था, ठीक है। इसको रोकना है, तो रोकेंगे तो रोकने के लिए यहाँ पर हम लोगों को नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, मतलब बैटरी की पोलैरिटी को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग बैटरी की पोलैरिटी चेंज करते हैं तो या नेगेटिव पोटेंशियल लगाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे, ये इलेक्ट्रॉन रिपेल होंगे तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, यहाँ से भले निकल रहे हो लेकिन ये यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, वापस यहीं तक ही रह जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर, ये जो वी नोट है ये नेगेटिव है, पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पर करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस नेगेटिव वोल्टेज को हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं या कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। सो इफ नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड इंक्रीज्ड, करंट डिक्रीजेस एंड बिकम्स जीरो एट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो सबसे पावरफुल इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ तक पहुंच पा रहा था, जिसके कारण से हम लोगों को ये वाला करंट मिल रहा था, इस नेगेटिव वोल्टेज ने उसको भी रोक लिया, ठीक है। अब हम लोग सेचुरेशन का मतलब बताया ना, जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से इमिट हो रहे हैं उतने के उतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर सेचुरेशन हम लोग इस पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा, करंट कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब ये जो सेचुरेशन करंट होता है ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। ये किस चीज पर डिपेंड करता है, भाई जितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड यहाँ से निकल पा रहे थे, है ना, वो यहाँ पे पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से खाली यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी एनर्जी बढ़ पा रही है। ऐसा थोड़ा ना हो रहा है कि मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस कैथोड पर सेकेंड, ये तो हो नहीं रहा। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मोर इलेक्ट्रॉन्स शुड बी कोलाइडेड ऑन द कैथोड, ठीक है। तो वो कैसे होगा, जब हम लोग इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे। तो अब सेचुरेशन के बाद में हम लोगों को करंट इंक्रीज करना है, तो जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू इंक्रीज करंट, इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब हमारे पास में ग्राफ है लाइट की इंटेंसिटी और सेचुरेशन करंट के बीच में ग्राफ है, ये दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। ये ग्राफ हम लोगों को ध्यान रखना है। इस ग्राफ में हम लोग फोटोइलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंसी इंटेंसिटी पर चेक कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने मेटल नहीं बदला है, हम लोगों ने कोई लाइट सोर्स नहीं बदला है, दोनों नहीं बदला है, ठीक है। मेटल नहीं बदला है, लाइट सोर्स नहीं बदला है, तो उसके कारण से हमारे पास में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का पर्पज है कि सबसे ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन को रोक लेना। तो वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, वो तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे, वो मेटल को भी चेंज नहीं कर रहे। अब हम लोग इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास में ग्राफ इस तरीके से आता है ना। यहाँ पर पर्टिकुलर वोल्टेज पर, कोई भी पर्टिकुलर वोल्टेज लो, पॉजिटिव वोल्टेज पर देखते हैं तो ये वाला करंट सेचुरेशन करंट कर रहे हैं, फिर ये सेचुरेशन करंट उससे ज्यादा है, फिर ये सेचुरेशन करंट उससे ज्यादा है, यानी कि I3 इज मोर देन I2 इज मोर देन I1, ठीक है। लेकिन एक चीज नोटिस करो, ये जो V नोट है मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इंटेंसिटी इंक्रीज करने से जो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट क्या बोलते हैं कि हम लोग कोई लाइट यूज कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है, ठीक है। तो क्या होगा भाई, ये अपने पास मेटल सरफेस है, ठीक है। हम लोगों ने कोई लाइट इंसिडेंट की, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके कारण से इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ जाए, है ना, जो वो उसका चलना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आया उसमें कोई काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं, वो तो बस बाहर आके रुक गया, है ना। तो उसको रोकने के लिए और क्या जोर लगाना पड़ेगा, तो यानी कि उसके लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा, क्योंकि वो तो पहले से ही नहीं चल रहा है, ठीक है। सो द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो फॉर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उससे कम यदि फ्रीक्वेंसी है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वैसे ही नहीं हो रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो ही रहेगा। लेकिन अब हम मान लो ऐसी लाइट यूज कर रहे हैं जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है,
है ना। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा, मतलब हम लोगों को ज्यादा पावरफुल फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो ज्यादा पावरफुल फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी, है ना। इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर वी नोट बड़ा हो जाएगा, लेकिन कब, किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में। ठीक है, जैसे ये अपने पास ग्राफ है, यहाँ पर हम लोगों ने खाली लाइट को चेंज किया है, मेटल को हम लोगों ने चेंज नहीं किया है। तो जो ग्राफ बन रहा है वो फोटोइलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज के बीच में बन रहा है। यहाँ पे देखो हमारे पास में ये थोड़ा कम नेगेटिव वोल्टेज है, ये थोड़ा ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज है, ये और भी ज्यादा नेगेटिव वोल्टेज है। इसका मतलब है यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा वीक इलेक्ट्रॉन को रोका होगा, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन को रोका होगा, यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन को रोका होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा है, और यहाँ पर जो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो सबसे कम है। इसलिए ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन तो ν। इसी ग्राफ को दूसरी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, वो लीनियरली डिपेंड कर रहा है। हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि जो कट ऑफ पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में ये आइंस्टीन की इक्वेशन थी h nu इक्वल टू h nu नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसमें इसको उधर लेके चले गए। ठीक है, अब ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इसको हम लोग ई वी नोट लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग रोक किसको रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन को रोक रहे थे। उसके चार्ज को हम लोगों ने ई से लिख दिया, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने वी नोट लगाया, वी नोट कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा हम लोगों को, वही काइनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट है। तो फॉर्मूला था ना W इक्वल टू ई को इसमें डिवाइड कर दो, तो वी नोट इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नोट। ठीक है, तो ये जो अपने पास में लाइन नजर आ रही है, स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये कुछ इस तरह से नजर आ रही है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है ये y और x में ग्राफ बताता है, ये वी नोट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। ठीक है, तो इसका स्लोप m है, तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा, h अपॉन ई। तो स्लोप कितना हो गया, h अपॉन ई, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो स्लोप है ये मेटल पर डिपेंड नहीं करता। मतलब मान लो अपने पास में ये कोई मेटल A है, तो कोई और दूसरा मेटल होगा तो उसके लिए भी इसके पैरेलल एक लाइन बन के आ पाएगी इस तरीके से। ये स्लोप नहीं चेंज होने वाला, ये दोनों स्लोप या ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। जैसे मान लो मैं इस वाली लाइन को देखता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मान लो इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो इतनी सी वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है एच न्यू नोट अपॉन ई। एच न्यू नोट अपॉन ई ऑब्वियसली नेगेटिव होती है क्योंकि ये नीचे की तरफ है, और ये कौन से पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ये न्यू नोट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब है कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इस वाले मेटल के लिए और इस वाले मेटल के लिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अब देखो मान लिया अपने पास में जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे उसमें जो सबसे स्पीड वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी स्पीड v मैक्स है ना, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो उसी की तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v मैक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन मान लो इधर आ रहा था, तो हम लोग अपना पावर इस तरफ लगा रहे थे। मतलब हम लोग जो ई वी नोट लगा रहे थे वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए लगा रहे थे। इसलिए ई वी नोट शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, जो हम लोगों ने पहले बोला था। ठीक है, तो हम लोग कभी ये मान लो वी नोट कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता है तो ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, और कभी मान लो हम लोगों को मैक्सिमम स्पीड पता है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इट स्टॉप्स स्ट्रॉन्गेस्ट और फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन है ना, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है या उनकी जो स्पीड है वो एक 0 से लेकर एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तक या एक मैक्सिमम स्पीड तक है। ठीक है, तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से, हमारे पास में कुछ लाइट थी, ठीक है, इसकी कुछ एनर्जी तो 5 में कंज्यूम हो गई और उसके बाद में इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, यही हो रहा था। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है ना, वहीं से तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ रहा था, यानी कि ये वैल्यू इंसिडेंट लाइट की एनर्जी से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, और ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, एक तो लाइट पर डिपेंड करेगा क्योंकि इसी का तो पार्ट है, इसमें से कुछ पार्ट यहाँ काम आ गया और बाकी यहाँ आ रहा है, तो ये किस पर डिपेंड करता है, लाइट पर डिपेंड करता है।
कुछ पार्ट यहाँ काम हो गया जो कम हो गया, तो ये किसके कारण से कम हो गया, मेटल के कारण से कम हो गया, वर्क फंक्शन के कारण से कम हो गया, इसलिए ये मेटल पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये लाइट इंटेंसिटी पर, इसी चीज को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जरा याद करो, ये इंसिडेंट लाइट थी, ठीक है, और यहाँ हम लोग HNu0 लिख रहे थे, उसको मैं मान लो 50 लिख देता हूँ, और ये अपने पास में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था, इसको मैं उधर लेके चले जाता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितना आ रहा था, H2 माइनस 50, ठीक है। तो इसको हम लोग दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 से लेकर H2 माइनस 50 तक हुआ करती है। बहुत ही काम का फॉर्मूला है, और वैसे तो हम लोग ये याद रखते हैं, लेकिन नहीं भी याद है तो मैं बता देता हूँ कि लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है ना। इसको हम लोग जनरली ऐसे याद करते हैं, I प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। याद आया कुछ, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो हमारे पास में बहुत सारी तरह की वेव्स होती है ना, हम लोग इन वेव्स को अलग अलग तरीके से याद कर लेते हैं कि किस तरफ जाने पर वेवलेंथ इनकी जो रही है, किस तरफ जाने पर क्या हो रहा है। तो मैं मेरी तरफ से एक आइडिया बताता हूँ, मैं एक वर्ड याद कराता हूँ, गाक्सू वी मिर, ठीक है। गाक्सू वी में GA गामा रेज के लिए, एक्स रेज के लिए, U मतलब अल्ट्रावायलेट के लिए, V मतलब विजुअल रेज के लिए, विबग्योर, I मतलब इंफ्रारेड के लिए, MI मतलब माइक्रो, और R मतलब रेडियो। जब हम लोग यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो लेमडा की वैल्यू मतलब वेवलेंथ की वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है। और ऐसे ही विजिबल के अंदर हम लोग V से वायलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो लेमडा की वैल्यू इंक्रीज होती है। देख लो, रेड के इस तरफ इंफ्रारेड आता है और वायलेट के इस तरफ अल्ट्रावायलेट आता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी के हिसाब से हम लोगों को डिसाइड करना है कि एनर्जी कम हो रही है कि बढ़ रही है। देखो E इज इक्वल टू क्या होता है, SC अपॉन लेमडा। तो जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो लेमडा इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंक्रीज होगा तो एनर्जी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हमारे पास में बहुत सारे मेटल्स हैं, ठीक है, तो उसमें से जो प्लेटिनम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसका जो वर्क फंक्शन है वो सबसे ज्यादा है। और जो सीजीएम होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए सबसे कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसका वर्क फंक्शन सबसे कम है, हमें याद रखना है। मेटल सरफेस पे हम लोग मान लो इम्प्योरिटी लगा देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह कुछ, तो उसके कारण से उसका वर्क फंक्शन बढ़ जाता है ना। तो वर्क फंक्शन बढ़ जाएगा तो हम लोगों को ज्यादा एनर्जी वाली लाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम लोग आइंस्टीन की फोटो मेटल पीस है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हम लोगों को 50 के इक्वल पर मतलब वर्क फंक्शन के इक्वल एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। तो हम लोगों ने कोई ऐसी लाइट डाली है, इंसिडेंट लाइट है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी या जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है ना, तो उसकी एनर्जी को मैं अभी कितना बोल देता हूँ, HNu एनर्जी वाली लाइट कोई इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो इससे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, ठीक भाई। अब हम लोग समझते हैं, मान लिया हम लोगों ने HNu एनर्जी वाली कोई लाइट इस पर डाली है ना, तो उस एनर्जी में से कुछ पार्ट तो वर्क फंक्शन में खप गया, बाकी बचा जो पार्ट है ना, उस एनर्जी के कारण से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो उस बाकी बची हुई एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इतनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो ये जो एनर्जी है HNu, ये 50 और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के सम के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों में काम आ रही है, HNu0 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग इसको निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को इस साइड लेके चले गए, ठीक है। फिर हम लोगों ने न्यू को C अपॉन लेमडा लिख दिया, न्यू नॉट को C अपॉन लेमडा 0 लिख दिया, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसको उधर लेके चले गए, तो SC अपॉन लेमडा माइनस SC अपॉन लेमडा 0, ठीक है। फिर इसमें से HC को कॉमन ले लिया, 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा 0। फिर यहाँ कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस में आएगी, जूल में आएगी, तो H को 6.6 इंटू 10⁻⁻34 में रखना पड़ेगा, C को 3 इंटू 10⁸ में रखना पड़ेगा, तो लेमडा को किस में रखना पड़ेगा, मीटर में। लेमडा को मीटर में नहीं रखना, एंगस्ट्रॉम में रखना है, तो यहाँ पर हम लोगों को 12400 का यूज करना पड़ेगा। तो जब हम लोग 12400 और एंगस्ट्रॉम यूज करेंगे तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी ये किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जो इक्वेशन थी इसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। अब इसके ये डिफरेंट फॉर्म्स है, ये कन्वर्ट करना हम लोगों को आना चाहिए। अब जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है तो उसके कुछ लॉज है जो हम लोगों को समझने हैं, ठीक है। तो पहला लॉ क्या है,
कि हम लोगों को कोई मेटल दे दिया और हम लोगों को एक फिक्स्ड लाइट दे दी ना। मेटल दे दिया मतलब वर्क फंक्शन फिक्स हो गया, और लाइट दे दी मतलब उसकी एनर्जी या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ठीक है, अब जो लाइट इस पर हम लोग यूज कर रहे हैं है ना, उसके कारण से जो फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे पर सेकेंड है ना, वो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करेंगे। देखो हम लोग यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है ना, इंटेंसिटी सपोज बढ़ाते हैं तो ज्यादा फोटोन इस पर कोलाइड करेंगे, एनर्जी तो है भाई सफिशिएंट, तो ज्यादा फोटोन कोलाइड करेंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन। दूसरा लोग क्या बोल रहे हैं सीधा कि हमारे पास कोई मेटल है, उसके लिए हम लोगों को न्यू जीरो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की मिनिमम जरूरत है। ठीक है, इसे कम होगा तो नहीं चलेगा। तो हम लोग जो लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं मान लो उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो से कम है ना, तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, सो बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। फिर थर्ड क्या बोल रहे हैं कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया है तो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी से तो खाली नंबर्स का रिलेशन होता है, एनर्जी का रिलेशन नहीं होता। ठीक है ना, एनर्जी का रिलेशन तो एच न्यू से है ना, ये बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बढ़ेगा, ये नहीं बढ़ेगा तो ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये बोले हैं कि अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स is independent of the intensity of incident light, but it depends upon the frequency or wavelength or the energy of the incident light। ठीक है, लास्ट है कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना है मतलब जो इंसिडेंट लाइट है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल है या ज्यादा है तो फिर वो इमीडिएटली हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन सोचेगा नहीं कि यार चलो सो के बाहर निकलता हूँ, फोटोन कलेक्ट करेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा बस। ठीक है, सो photoelectric effect is instantaneous process. There is no time lag between the incidence of radiation and emission of photoelectrons। ठीक है, there is no time lag, ध्यान रखना है, एकदम से होता है।